नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, उन सारे प्रश्नों को हमने करा दिया है। आज हम एक नया टॉपिक लेके चलेंगे जिसका नाम है सेल, यानी हिंदी में बात करें तो उसे कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। दोस्तों, कोशिका मैंने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं पढ़ाया था ताकि वो सारी एनर्जी आपका कोशिका वहीं पे ले लेता। क्यों? क्योंकि कोशिका में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो कि आपके सेल में दर्द कर सकते हैं। इसी वजह से दोस्तों हमने स्टार्टिंग में सारे सिस्टम करा दिए, जैसे स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह वगैरह। अब हम जानेंगे कोशिका के बारे में। एनर्जी अब भी बरकरार है या नहीं है? बिल्कुल। कोशिका का चैप्टर हम बिल्कुल खत्म करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। अब बताइए दोस्तों, कोशिका क्या होती है? व्हाट इज सेल? यदि डिफिनेशन की बात करें तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। कहने का अर्थ है कि कोशिका जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए। चलिए दोस्तों अब दूसरे भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी अभी जो पिछला चैप्टर आपने क्लियर करा है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि जो ओवरी से एक सेल निकलता है जिसका नाम है क्या? ओवम। और टेस्टिस से एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है स्पर्म। ये भी एक सेल है और वो भी एक सेल है। वो दोनों आपस में मिल करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट का निर्माण हो चुका, अब वो फाइलोपियन ट्यूब में थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद वह गर्भाशय यानी यूटेरस में आकर के चिपक जाते हैं और उनके अंदर सेल डिवीजन होने लगता है। जब सेल डिवीजन होने लगेगा दोस्तों, तो वहां पे क्या होता है, उसे पोषण मिलने लगता है प्लेसेंटा के थ्रू, जिसे गर्भनाल भी कहते हैं। और वो प्लेसेंटा के थ्रू उसे पोषण मिलने लगा, उसके अंग धीरे धीरे डेवलप करते हैं। हड्डियां का निर्माण होगा, लीवर का निर्माण होगा, स्किन का निर्माण होगा, आंख का निर्माण होगा, नाक, जीभ, सारे अंग का निर्माण होने लगता है। कहाँ? यूटेरस में। ठीक है। तो दोस्तों ये जितने भी अंग बने वो किसकी वजह से बना? एक सेल की वजह से। मेल सेल और फीमेल सेल, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से। यानी दोस्तों जो हमारा बॉडी है वह एक सबसे छोटे कण से मिलके बना है जिसका नाम है सेल यानी कोशिका। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर जो कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। जब छोटा रहता है तो उसके अंदर कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? कम रहती है। जितना बड़ा जानवर उतना ज्यादा कोशिका। लेकिन कभी कभी अपवाद ये हो जाता है कि कुछ जानवरों में जो कोशिका होती है वो बड़े साइज में होती है और कुछ जानवरों में जो कोशिका होती है वह छोटे साइज में होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कोशिका की खोज किसने करी और जिसे कोशिका का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो कोशिका को जो खोज करा था दोस्तों उसका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। दो बार मैं इस वजह से पूछता हूं ताकि ये चीजें जो है आपके माइंड में सेट हो जाए। तो कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज करी थी वह एक डेड सेल था, मृत कोशिका थी। बाद में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। हालांकि नाम कुछ बड़ा है दोस्तों, तो आप लीवेनहॉक भी कह सकते हैं शॉर्ट में। तो जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने या लीवेनहॉक ने। अब बात कर लेते दोस्तों, कोशिका सिद्धांत की खोज किसने करी थी? किसकी खोज? कोशिका सिद्धांत की। बताइए, कोशिका सिद्धांत की खोज किसने करी थी? कोशिका सिद्धांत कहने का मतलब यह है कि जो कोशिका होती है उसमें क्या क्या पाया जाएगा और उनका क्या क्या फंक्शन होगा,
कोशिका सेल डिवीजन कैसे करेगी, कोशिका का निर्माण कैसे होगा, कोशिका की मृत्यु कैसे होगी बॉडी में, वगैरह वगैरह जो सारा सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था दोस्तों? इसका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। कहीं कहीं नोट डाउन कर लीजिए। डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल की खोज किसने करी थी? लिवेनहॉक ने। कोशिका सिद्धांत की खोज किसने करी थी? स्लाइडेन और स्वान ने। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? अब जान लेते हैं दोस्तों कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। बताइए। जो कोशिका का अध्ययन होता है उसको कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करा जाता है? कोशिका का। दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है, सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है, वगैरह वगैरह। दोस्तों अब जान लेते हैं कि सबसे छोटी कोशिका किस जीव में पाई जाती है। तो जो सबसे छोटी कोशिका है वह किस जीव में पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा एक जीव है जिसके अंदर सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, जिसको हम आंख से तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते। उसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी माइकोप्लाज्मा को देखने के लिए, माइकोप्लाज्मा की कोशिका को देखने के लिए। अब बात करें कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाएगी, तो शुतुरमुर्ग देखा होगा दोस्तों आपने। शुतुरमुर्ग जिसे इंग्लिश में ऑस्ट्रिच बोलते हैं। ऐसे एक बर्ड होता है, काफी बड़ा सा होता है, ऐसे कुछ करके होता है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ। ऐसे इस पे सवारी भी करते हैं लोग बाग कहीं कहीं। तो जो ऑस्ट्रिच होता है दोस्तों, यानी शुतुरमुर्ग होता है, उसका जो अंडा होता है उसके अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। चलिए अब मनुष्य में बात कर लेते हैं दोस्तों। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? जो मनुष्य होते हैं उनमें सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह स्पर्म कहलाती है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह महिलाओं में पाई जाती है और महिलाओं के ओवम को ही सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। यदि बात करें सबसे लंबी कोशिका की, तो सबसे लंबी कोशिका हमारे माइंड में यानी ब्रेन में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, यहां तक क्लियर? जो न्यूरॉन सेल होता है वह ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका होती है। आगे बढ़े दोस्तों। कुछ कोशिका में सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है और कुछ कोशिकाओं में जो सेल डिवीजन होता है वो बहुत ही स्लो होता है, यानी न के बराबर होता है। अब उस अंग का नाम बताइए। हमारे बॉडी में कुछ अंग ऐसे हैं जहां सेल डिवीजन बहुत ही तेजी तरीके से होगा, और जबकि कुछ अंग ऐसे हैं जहां सेल डिवीजन होगा ही नहीं। तो वो अंग का नाम बताना है। दोस्तों जो लीवर होता है उसके अंदर रीजनरेशन का पावर बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वह यदि कट भी जाता है तो वो फिर से अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। यानी आपको चाकू भी लग गया कहीं लीवर में तो वो कुछ दिनों के बाद फिर अपने आप को रिकवर कर लेगा, यानी ठीक हो जाएगा। यदि आप कहीं मार करते हैं तो कहाँ बोलेंगे कि हमें चाकू मार दो? बताओ, कहाँ कहेंगे कि हमें चाकू मार दो? लीवर में कहेंगे या किडनी में कहेंगे? बहुत लोग कह रहे हैं लीवर में। क्यों? वहां पे रीजनरेशन की पावर अधिक होती है, इसलिए। दोस्तों आप चाकू क्यों मरवाएंगे? नहीं, एक बार सोच के देखिए, आपको चाकू मरवाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। आप कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं लीवर में इस साइड मरवाऊंगा, लीवर में, क्योंकि किडनी में तो लगेगा तो वहां फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, लीवर में रीजनरेट हो जाएगा। मरवाने की जरूरत ही क्यों है चाकू आपको? वो अलग बात है कि कभी एक्सीडेंट हो गया या कोई अनहोनी हो गई, उस कंडीशन में जो लीवर होता है अपने आप को रिकवर कर लेता है। तो सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। वहां पे एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हेपेटिक सेल कहते हैं। वो हमने ऑलरेडी आपको लीवर वाले चैप्टर में पढ़ा दिया है। ठीक है, और सबसे कम सेल डिवीजन कहाँ होता है ये बताइए। जो सबसे कम सेल डिवीजन होता है वह न्यूरॉन सेल में होता है, जो कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है, यानी तंत्रिका कोशिकाओं में भी न्यूरॉन सेल पाया जाता है। यानी
जो सेल डिवीजन होता है वो न के बराबर होता है कहाँ पे, ब्रेन में। तो दोस्तों आपको ट्रैफिक पुलिस जो होता है वो हेलमेट लगा करके गाड़ी चलाने के लिए क्यों बोलता है? क्या जरूरत पड़ी उसे ये कहने की? कुछ लोग कह रहे हैं रिश्वत लेने के लिए। अरे नहीं भाई, होता क्या है, हमारे माइंड में जो सेल पाया जाता है, जो कोशिका पाई जाती है, उसका नाम है न्यूरॉन सेल। क्या नाम है? न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल की खासियत ये होती है दोस्तों कि इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी कोशिका विभाजन नहीं होता है। नहीं होने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी सेल डैमेज हो गया दोस्तों, तो वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएगा। और यह हमारे बॉडी का एक एमसीबी है। यहाँ पे कोई भी स्विच डाउन हुआ यानी कोई अंग काम करना बंद कर दिया। और यही कारण है दोस्तों, जो ट्रैफिक पुलिस होता है वह हेलमेट लगा करके गाड़ी चलाने के लिए बोलता है, वह हमारी सुरक्षा के लिए बोलता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं कोशिका के पार्ट यानी उसके अंग के बारे में, यानी कोशिकांग के बारे में। दोस्तों कोशिका जो होती है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे कोशिका मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह प्रोटीन की बनी होती है, जिसके अंदर सारे कोशिकांग मौजूद होते हैं। कोशिका का अंग ही कोशिकांग कहलाता है, जिसके अंदर गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरएनए, डीएनए, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स वगैरह वगैरह सारे चीज आ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आदि। अब बात कर लेते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। दोस्तों कोशिका के अंदर एक ऐसी संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से क्रेब्स साइकिल की मदद से जो इंटरनल रिस्पायरेशन होता है, इंटरनल रिस्पायरेशन, आंतरिक श्वसन की मदद से ये क्या करता है? क्रेब्स साइकिल की मदद से। क्या? कौन से साइकिल? क्रेब्स साइकिल की मदद से ये क्या करता है? 38 एटीपी का निर्माण करता है। कितना एटीपी का निर्माण करता है? 38 एटीपी। अब दोस्तों ये जो 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज होता है। क्या होता है? एक ग्लूकोज। यानी यह एक ऊर्जा का फॉर्म है, एक ऊर्जा का रूप है। और जब एक कोशिका को ऊर्जा मिलेगी, यानी हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? कोशिका की, तो हमारे पूरे बॉडी को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन से आने के बाद इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, आंतरिक श्वसन होता है, और वह प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था दोस्तों कि जब हम सांस लेते हैं, सांस लिया, सांस हमारे यानी हवा हमारे कहाँ गई? लंग में गई, यानी फेफड़ा में गई। एक बार आंख बंद करिए, आपको हवा के साथ ब्लड में मिलाता हूं। हमने सांस लिया, सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन होती है, अब कितना रेशियो में होती है वो मैं बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा, चलिए बता देता हूँ। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। चलिए अब तसल्ली हो गई। अब चले अंदर। ठीक है, आंख बंद करिए, करिए बंद बंद करिए। बंद कर लिया आपने? ठीक है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो वो सारी गैसें हमारे नाक के थ्रू हमारे ट्रैकिया में आते हैं, ट्रैकिया से हमारे लंग में फैल जाते हैं। लंग में एक पार्ट पाया जाता है जिसे एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोली। एल्वियोली क्या करता है कि ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर रख लेता है, और अपने अंदर जो बाहर से ऑक्सीजन लेके आया होता है वह किसमें इंटर कर देता है? ब्लड में। अब ब्लड में ऑक्सीजन मिल चुका है, जिसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? हमारे हृदय में आएगा। हृदय उसको पंप करेगा और पूरे बॉडी में फैला देगा। ठीक है, आंख खोलना नहीं है। अब वह जो ऑक्सीजन है पूरे बॉडी में जाएगी, कहने का मतलब पूरे कोशिका में पहुंच गई। अब यहाँ पे इस कोशिका में आ चुकी है हमारा क्या? ऑक्सीजन। और जैसे ही ऑक्सीजन इस कोशिका को मिलती है
ये क्या करता है, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके एटीपी का निर्माण कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर देता है। अब वो जो ऑक्सीजन होता है इसी सेल में आता है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। आंख खोल लीजिए, इसी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में आ चुका है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोस्तों, इसमें पहले से ग्लूकोज मौजूद होता है। अब ग्लूकोज कहां से आया ये भी जान लीजिए दोस्तों। जो हम खाना खाते हैं, थोड़ी सी हल्का सा डिफिकल्ट है लेकिन आसान है बिल्कुल, यदि समझना चाहें आप तो। हमने ऑक्सीजन को यहां पहुंचा दिया, किस रास्ते से पहुंचाया ये भी बता दिया हमने। अब चलिए हम ग्लूकोज को यहाँ पे पहुंचाते हैं। कैसे? हमने खाना खाया, यहाँ पे सांस नहीं लेना है, यहाँ पे क्या करना है, खाना खाना है। खाना हमने खाया, खाना हमारे बक्कल कैविटी में गया, आहार नाल में गया, आहार नाल से हमारे पेट में गया। पेट से जब खाना पेट से छोटी आंत में आता है तो वहां पे खाना का अवशोषण होता है, यानी एब्जॉर्प्शन होता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, डेड्यूनम, जेजुनम और एलियम। ठीक है, तो हमारे डेड्यूनम में जब जाता है खाना तो वहां से लीवर कुछ छोड़ता है, पैंक्रियास कुछ छोड़ता है, वो हमने ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा दिया है। एक बार जाके प्लीज आप विजिट करिए, वहां पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करवा दिया हूं मैं डाइजेशन सिस्टम को। अब खाना में डाइजेशन हो चुका है, अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन हमारे छोटी आंत के जेजुनम वाले भाग में होता है। वहां से जब एब्जॉर्प्शन होता है तो जो खाना होता है यानी भोजन छोटे छोटे पार्टिकल में टूट चुके होते हैं। उन पार्टिकल्स, उन कण को ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब किया हुआ खाना जो पूरे शरीर में किसके माध्यम से जाएगा? अब ये जाहिर सी बात है, ब्लड में आ गया। ब्लड कहाँ जाएगा? हृदय में जाएगा। हृदय पंप करेगा, पूरे शरीर में जाएगा। तो पूरे शरीर में जो खाना है, ग्लूकोज है, वह पहुंच जाएगा। और जब ग्लूकोज पूरे बॉडी में पहुंचेगा, कहने का अर्थ है पूरे कोशिका में पहुंच जाएगा। तो खाना यानी ग्लूकोज तो पहले से माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच चुका था। अब याद आ रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से पहुंच चुका था। अब हमने जब लास्ट में ऑक्सीजन लिया, यानी गैसों का जो समूह अपने अंदर लिया, उसमें से जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करा गया हमारे ब्लड के द्वारा, वह ब्लड के थ्रू कहाँ गया? हृदय में। हृदय पंप करके कहाँ भेजा? सारे कोशिकाओं में। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ चुका है। जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलते हैं तो एक रिएक्शन होता है जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वह किसका निर्माण करता है? एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, जो एक ऊर्जा का रूप होता है, यानी ऊर्जा की यूनिट होती है। ठीक है, अब एटीपी का निर्माण हो चुका और साथ ही साथ किसका निर्माण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। वह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए उपयोगी नहीं है, इस वजह से हमारी बॉडी क्या करती है? उसको दोबारा ब्लड में भेज देती है, भैया हमारी आपकी कोई जरूरत नहीं है, राम राम, यानी आप चले जाइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेचारा क्या करता है? वो ब्लड में ऐसे मिल जाता है और कहता है हमें निकाल दो भैया, यहाँ कोई हमें पूछने वाला नहीं है। तो ब्लड क्या कहता है? ठीक है भाई, मेरा काम ही है यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां एक दूसरे को पहुंचाना। तो वो क्या करता है? कहता है ठीक है, मैं मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, यानी मेरे ब्लड में शामिल हो जाओ, हम आपको छोड़ देते हैं लंग में, लंग से अपने आप बाहर चले जाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? पहले ब्लड में इंटर करेगा, फिर इसके बाद जाएगा हृदय में। हृदय कहता है कि भैया हम आपको पेट्रोल डला देंगे, इतना धक्का मारेंगे आप अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही हृदय में जाता है ब्लड, वो धक्का मार करके, पंप करके कहाँ भेज देता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लंग में पहुंचा देता है। और लंग क्या करता है? वहां पे जो एल्वियोली होती है उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है और दूसरा नया ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में इंटर कर जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब दोस्तों ये जो एनर्जी का निर्माण होता है वह कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और किसके सहायता से होता है? क्रेब्स साइकिल के सहायता से होता है। एनर्जी का निर्माण आपने देख लिया बॉडी में कैसे होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने करी थी।
एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्टमैन। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।